इसको क्या होता है बेटा? इसको क्या होता है? इस वक्त मौका नहीं दे दूंगा, सुनिए मेरी बात, आपका शुक्र है। मैं टाइम दे दूंगा आपको, भरपूर टाइम दे दूंगा, इस मौका नहीं दे दूंगा। मगर इस वक्त तशरीफ रखिए, इस वक्त ये जो बिजनेस है हमसे सामने, इसकी संगति का ख्याल रखिए, आप तशरीफ रखिए। ऑनरेबल मेंबर्स, आज के इस सेशन में मैं आपको वेलकम करता हूँ। अल्लाह ताला से दस्तुआ ये सेशन हम सब के लिए और रियाज जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए सूदमंद साबित हो। आप सब जानते हैं कि हमने जो कलेक्टर आपको दिया था वो मालूम हो कि हमारे पास टाइम ऑफिसर है, हमें इस मकसद टाइम का भरपूर फायदा उठाते इसको ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको मालूम है कि तीसरे और चौथे असेंबली इजलास के वक्त के दौरान हम चंद मदद साथियों से महरूम हुए और जिनको कराया के अंदर पेश करने के लिए आज के तरीक़ाकार में जिक्र किया गया है। श्री सतपाल मलिक साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर, मरहूम सतपाल मलिक साबिका गवर्नर रियासत जम्मू कश्मीर जुलाई 1946 में बागपत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। मरहूम सतपाल जी ने मेरठ यूनिवर्सिटी, जिसे अब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, से बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी और बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी की डिग्रियां हासिल की। मरहूम सतपाल जी ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज बतौर तालिब इल्म रहनुमाई किया और 1974 में उत्तर प्रदेश की कानून असेंबली के लिए बतौर रुकन मुंतखब हुए। यहाँ मरहूम ने चौधरी चरण सिंह की जमात भारतीय कराची बाग की नुमाइंदगी की। अपने तवील और कामयाब सियासी सफर के दौरान मरहूम सतपाल जी ने मुतअद्दिद बड़ी सियासी को सतपाल जी मुतअद्दिद बड़ी सियासी जमातों से वाबस्ता रहे, जिनमें लोकदल, कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी और बैद अज़ाम भारतीय जनता पार्टी शामिल है। मरहूम कायद ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों राज्यसभा और लोकसभा में बतौर रुकन खिदमत अंजाम दी और मरकजी सतह पर बतौर वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर व सियाहत के ओहदे पर भी कायम रहे। जनाब मरहूम सतपाल जी साल 1980 में लोकदल पार्टी की नुमाइंदगी की हैसियत से बने और बैद अज़ां साल 1984 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मरहूम कायद साल 1999 का 1991 अलीगढ़ से 9वीं लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए। साल 2004 में मरहूम कायद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और कई अहम तहजीबों पर फाइज रहे, जिनमें उत्तर प्रदेश बीजेपी के नायब सदर, बीजेपी किसान मोर्चे के आलिंदे इंचार्ज और जमात के कोई नायब सदर शामिल हैं। अपनी नुमाया अवामी खिदमत के दौरान मरहूम सतपाल मलिक ने मुख्तलिफ रियासतों में गवर्नर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी। मरहूम कायद साल 2017 का 2018 तक गवर्नर बिहार, साल 2018 में गवर्नर उड़ीसा, साल 2018 का 2019 गवर्नर जम्मू कश्मीर, साल 2019 का 2020 गवर्नर गोवा और साल 2020 का 2022 गवर्नर मेघालय के तौर पर तैनात रहे। अपने पूरी कैरियर के दौरान मरहूम कायद अपनी साफ हुई
اور حکمرانی و سماجی انصاف کے مسائل میں گہری دلچسپی کے لیے جانے جاتے تھے۔ طویل عدالت کے بعد مرحوم ستپال جی 5 اگست 2025 کو نئی دہلی کے رام منوہر لوہیا اسپتال میں 79 برس کی عمر میں وفات پاتے ہیں۔ مرحوم قائد کی وفات سے ملک نے ایک منزل ہوئی سیاستدان، تجربہ کار منتظم اور بے باک عوامی خادم کو کھو دیا، جنہوں نے قومی و علاقائی سطح پر نمایاں خدمات سر انجام دی۔ نمبر 2، شری گلچین سنگھ چارک، سابق وزیر و ممبر جموں کشمیر قانون ساز کونسل۔ جناب گلچین سنگھ چارک ایک تجربہ کار سیاستدان اور ریاست جموں کشمیر کے وزیر رہے۔ مرحوم چارک صاحب ضلع سانبا سے تعلق رکھتے تھے اور سال 1947 میں پیدا ہوئے۔ ایک سیکولر نظریے سے پرورش پانے والے چارک صاحب نے اپنا سیاسی کیریئر انڈین نیشنل کانگریس سے شروع کیا، جس کے ساتھ وہ ایک طویل فرصت تک وابستہ رہے۔ مرحوم نے کانگریس پارٹی کے ساتھ اپنی طویل وابستگی کے دوران مختلف اہم موضوعوں پر اپنی خدمات سر انجام دی، جن میں آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور حکومت کی کئی اہم ریاستوں کے لیے بطور انچارج بھی اپنے عمرائے سر انجام دی۔ 17 مارچ 1997 میں تا 16 مارچ 1999 اور 10 مارچ 2003 تا 9 مارچ 2009 دو مرتبہ مرحوم گلچین سنگھ چارک جموں کشمیر قانون ساز کونسل کے ممبر رہے۔ مرحوم اپنے نمایاں کیریئر کے دوران کئی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ مرحوم نے 2005 تا 2008 اس وقت کی وزیر اعلیٰ محترم غلام نبی آزاد کی سربراہی والی پی ڈی پی کانگریس کے مقبوض سرکار میں کابینہ میں بطور فائنلائز عامہ، اعلیٰ تعلیم اور انتظامی اصلاحات کے وزیر کے طور اپنے فرائض انجام دیے۔ مرحوم رہنما ڈوگرا صدر سبھا کے صدر، صوبہ جموں کی ترقی اور باہمی بھائی چارہ کے فروغ، خاص کر پنچ اور راجوری جیسے ملٹنسی متاثرہ علاقہ جات میں مشکل وقت کے دوران ان کی کارکردگی کے سبب بڑے پیمانے پر ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ مرحوم 17 اکتوبر 2025 کو 83 سال کی عمر میں طویل عدالت کے بعد اس دنیائی فانی سے رخصت کر گئے۔ مرحوم چارک صاحب کی وفات ایک سیاسی، سماجی اور ثقافتی تانے بانے کے لیے ایک بڑا نقصان تصور کیا جا رہا ہے۔ اس کی وفات نے جموں کشمیر یوٹی کو ایک ممتاز عزم، ایک قابل منتظم اور ڈوگرا شناخت و اقتدار کے ایک سرگرم رقیب سے معلوم کر دیا ہے۔ شری دین ناتھ بھگت، سابق رکن قانون ساز اسمبلی۔ مرحوم دین ناتھ بھگت سابق رکن اسمبلی 15 اگست 1946 گاؤں بند رام نگر ضلع ادھمپور کو پیدا ہوا۔ عوامی زندگی میں آنے سے قبل مرحوم بھگت جی نے محکمہ جنگلات میں نہایت محنت و پیار کے ساتھ خدمات انجام دی اور رینج افسر کے عہدے سے ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے 2004 میں بھارتیہ جنتا پارٹی میں جمہوریت انتخاب کر کے اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ 2014 کے عام انتخابات میں وہ حلقہ انتخاب چنئی سے رکن منتخب ہوئے، جہاں مرحوم نے اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شب و روز کام کیا۔ اپنی سیاسی سفر کے دوران جناب بھگت جی نے کئی اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دی۔ وہ 4 سال تک بی جے پی لوکپور کے نائب صدر اور 6 سال سے زائد عرصے تک بی جے پی لوکپور کے صدر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس کے علاوہ مرحوم آل انڈیا ورکنگ کمیٹی برائے شیڈول کاسٹ معاشرے کے رکن تھے۔ ویسے قانون ساز مرحوم بھگت جی اس وقت کی جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کمیٹی برائے تدفین یعنی ایسٹیمیٹس اور کمیٹی برائے ماحولیات انوائرمنٹ کمیٹی کے رکن بھی رہے، جہاں مرحوم نے قانون سازی اور عوامی پالیسی کے معاملات میں مؤثر کردار ادا کیا۔ جناب دین ناتھ بھگت اپنی انکساری عوام سے قریبی رابطے اور خدمات حلق کے جذبے کے باعث تمام سیاسی حلقوں میں یکساں طور پر احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ مرحوم قائد غریب، پسماندہ اور محروم طبقات کی فلاح کے لیے گہری جذبے سے کام کرتے رہے۔
خصوصاً اپنے حق میں انتخاب سے نہیں ہے، ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے۔ مرحوم بھگت جی کی رحلت جموں کشمیر کی سیاسی برادری کے لیے بالخصوص ضلع ادھمپور کے عوام کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ جناب بھگت جی طویل علاوت کے بعد 8 نومبر 2025 کو وفات پائے۔ ان کے انتقال سے ہم نے ایک مخلص عوامی نمائندہ، ایک باعمل سماجی کارکن اور پسندہ طبقات کے پرجوش حامی کو کھو دیا۔ جناب غلام نبی شاہین سابقہ رکن قانون ساز کونسل، مرحوم غلام نبی شاہین سابق رکن قانون ساز کونسل 1956 میں نواب آزاد سری نگر پر تولد ہوئے۔ مرحوم نے امرتسر کالج سری نگر سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اور کم عمری سے سیاسی سرگرمیوں کی طرف راغب ہوئے۔ 1970 کی دہائی میں مرحوم شاعر شاہین صاحب نے عوامی صدری سرکل میں نمایاں کردار ادا کیا اور بعد ازاں 1970 میں جموں کشمیر یوتھ فیڈریشن میں شمولیت اختیار کر کے بطور خزانچی یعنی ٹریجرر خدمات انجام دی اور شورا تنظیم جموں کشمیر یوتھ نیشنل کانفرنس میں تبدیل ہونے کے بعد مرحوم کو صوبہ کشمیر کے نائب صدر کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ جناب غلام نبی شاہین صاحب کا سیاسی سفر پورا استقامت اور وفاداری سے بھرپور رہا۔ سال 1984 کے سیاسی انتشار کے دوران مرحوم شاہین صاحب کو گرفتار کیا گیا، جس کے دوران مرحوم کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مرحوم نے اپنی جماعت اور قیادت کے ساتھ وفاداری میں کبھی لنچش نہیں آنے دی۔ بعد ازاں مرحوم قائد جموں کشمیر یوتھ نیشنل کانفرنس کے صدر میں منتخب ہوئے اور وادی میں سیاسی سرگرمی کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ خاص طور پر جنوری 1996 میں ایک تاریخی یوتھ کنونشن منعقد ہوا جو سیاسی تاریخ کا ایک نمایاں باب ہے۔ مرحوم غلام نبی شاہین 18 مارچ 1997 کو جموں کشمیر قانون ساز کونسل کے رکن منتخب ہوئے اور 16 مارچ 2007 تک اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ مرحوم قائد اپنی جانب خلوص، بیل و خدمت، پرعزم قیادت اور جماعت عوام کے تئیں غیر متزلزل پابندگی کے باعث ہر دل عزیز تھے۔ طویل عدالت کے بعد جناب غلام نبی شاہین 22 اپریل 2025 کو سری نگر میں وفات پا گئے۔ مرحوم قائد کی وفات سے ریاست ایک مخلص، وفادار اور باکردار سیاسی رہنما کو کھو دیا ہے اور ان کی خدمات کو وقت دراز تک یاد رکھا جائے۔ جناب رمیش اروڑا سابق رکن قانون ساز کونسل، مرحوم رمیش اروڑا سابق رکن قانون ساز کونسل 5 اکتوبر 1957 کو جموں میں پیدا ہوئے۔ مرحوم قائد نے بیچلر آف سائنس یعنی BSc اور بیچلر آف لا LLB کی ڈگریاں حاصل کی۔ مرحوم رمیش جی ایک ممتاز وکیل اور مخلص عوامی خدمت گزار تھے۔ اپنی پوری زندگی میں مرحوم اروڑا اپنے نظریات اور اصول کے ساتھ غیر اعظم کے ساتھ وابستہ رہے۔ سال 1990 کی دہائی میں مرحوم ہندو رکشا سمیتی کے سربراہ رہے، جسے مرحوم کے سماجی و فلاحی امور میں طویل وابستگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ مرحوم قائد اپریل 2015 سے اکتوبر 2019 تک قانون ساز کونسل کے سرگرم رکن رہے۔ اس دوران مرحوم اروڑا جی ریاستی نائب صدر اور وزیر کشمیر کے سماجی ثقافتی واقعی سرگرمیوں کے انچارجی نامزد رہے۔ مرحوم نے مختلف موضوعات پر 100 سے زائد مضامین تحریر کیے۔ علاوہ ازیں مرحوم بار ایسوسیشن کے نائب صدر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ سیاسی طور پر جناب اروڑا جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے نمایاں اور مؤثر آواز کے حامل رہنما تھے۔ اپنی قانونی خدمات کے دوران مرحوم سینئر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جموں کشمیر کے منصب پر فائز رہے اور اپنی اقوا برادری میں نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ قانون انصاف کے میدان میں مرحوم قائد کی خدمات کو قانونی برادری میں زبردست صلاحیت تقسیم کی۔ مرحوم بالخصوص غریب اور مستحق افراد کی مدد میں کہیں بھی تصویر رہتے تھے۔ مرحوم اروڑا جی کو اپنی جانبداری، خلوص، محنت اور اپنی جماعت و افراد سے غیر متزلزل وابستگی کے لیے وسیع پیمانے پر پسند کیا جاتا۔ مرحوم کے اعلیٰ اخلاقی کردار اور بزرگ شخصیت نے انہیں ایک قابل احترام شخصیت کے طور پر ممتاز بنایا تھا۔
मख्सूर अदालत के बाद जनाब रमेश अरोड़ा जी 4 मई 2025 को 68 साल की उम्र में वफात पाई और उनकी वफात से रियासत में एक मुखलिस बावसूर सरगर्म अवामी रहनुमा को खो दिया है, जिनकी खिदमत को नई फूट हमेशा याद रखेगी। सरदार मोहम्मद अखलाक खान साहब की हुकूम कानून साज मरहूम सरदार मोहम्मद अखलाक खान साबिक रुकन जम्मू कश्मीर कानून साज 3 मार्च 1945 को गहू वाटर दोरिया तहसील मेंढर जले पूंछ में तवल्लुद हुई। मामून खान साहब कानूनी से ही अवामी जिंदगी से गहरी वापस रखते हैं और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आवाम की खिदमत के लिए वक़्त कर दी। मालूम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार हो और मशहूर जमात ने मुख्तलिफ तंजीमी जिम्मेदारियाँ अंजाम दी, जिनमें ब्लॉक सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस बालाकोट, जोनल सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंढर और महजल नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। और उन कायद का सियासी सफर और अवामी फलाह बहबूद के गैर मुतज़्ज़ल अज़म से भरपूर था, खुसूसन ज़िला पुंछ के दूर दराज और सरहदी इलाकों के अवाम के लिए मरहूम की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। मरहूम सरदार मोहम्मद अखलाक खान बतौर रुकन कानून कौंसिल मुंतखब हुए और अपनी मुद्दत रुकनीत के दौरान कानून साजी और अवामी मसाइल पर नहर जिम्मेदारी और खलूस के साथ काम करते रहे। मालूम अपने सियासी दौर में माशी व समाजी मसाइल के हल के लिए कोशा है और दिही तरक्की, तालीम और समाजी इंसाफ के ज़बरदस्त आने के तौर पर जाने जाते हैं। अवामी खिदमत के साथ साथ मरहूम कायद समाजी व सकाफती सरगर्मी से भी गहरी पक्के रखते थे। मरहूम समाजी बुराई के खात्मे और इस्लामी तालीमात व अदबी फ़रोग़ के फ़रोग़ के लिए सरगर्म रहे। सादा तर्ज़ ज़िंदगी, एहला अख़लाक़ और अवामी खिदमत के जज्बे ने मरहूम कायद को सियासी व समाजी हलकों में यकसान तौर पर नुमायाँ हैसियत बख्शी। सरदार मोहम्मद अखलाक खान 28 सितंबर 2025 को अपने आबाई गाँव ज़रतपुर में वफ़ात पाए। मरहूम कायद की वफ़ात से जम्मू कश्मीर की सियासी व समाजी बरादरी को दिलों और ज़रतपुर के अवाम को बिलखुसूस एक मुखलिस, जानदार और खुदमतगुज़ार रहनुमा का नाकाबिल तवाक़ी नुकसान पहुँचा है। Honorable members, this public agenda जिसका निर्देश में नाम दिए थे आपको हमारे साथ हमसे बिछड़ गए, उसके तहत हमें इत्तला मिली है, आज सुबह की इत्तला मिली कि हमारे एक और साथी मोहम्मद सुल्तान पंडित पूरी साहब भी इस दुनिया से जरूरत कर गए। हम ये इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं हम डीसी से कलेक्ट करते हैं। डीसी को लिखते हैं कि आपके इलाके में क्या कोई साबिक लेजिस्लेटर जो है वफात पा गया है, तो वहाँ कुपवारा से जो है इत्तला मिलेगी डीसी ऑफिस से। उन्होंने कहा यहाँ से कोई वफात नहीं कर रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, मैंने पीछे भी ये कहा था कि डीसी को बड़ी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब ये तशरीफ फरमाए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हमने डीसी जम्मू से इंफॉर्मेशन मांगी, हमने डीसी उधमपुर से इंफॉर्मेशन मांगी, हमें रियासी से भी डीसी रियासी से इंफॉर्मेशन मांगी और अभी तक उनसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ये गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सबूत है और एक्शन करना चाहिए, उनसे एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और ये जो इंफॉर्मेशन कुपवारा से मिली, वाज़ेह अल्फाज में मैंने कहा कि इस सिलसिले में यहाँ की इंफॉर्मेशन को नील समझा जाए, यानी कोई यहाँ से वफात नहीं पा गया है। हालांकि मोहम्मद सुल्तानपुरी एक बासठ सियासी शख्सियत थे। मेरे साथ 1977 में जब मैं 1970 में साहिबान का पहली बार नंबर मुंतखब हुआ तो पंडित पूरी साहब ने मुंतखब हुए। एक बासठ सियासी शख्सियत और एक डायनेमिक भी, अब भी उनकी डायनेमिज्म के लिए उसको जाना जाता था, बहुत एहतराम से देखा जाता था। तो मोहम्मद सुल्तानपुरी ये तजुर्बाकार सियासी शख्सियत और हल्के इंतखाब लंगेट से जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब हुए, जिनका मई 2025 में 90 साल की उम्र पर तवील अदालत के बाद इंतखाब हुआ। मरहूम को अपनी तवील और बासठ सियासी कैरियर के लिए जाना जाना, वो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अहम शख्सियत थी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी रुकन भी रहे
कायदा मरहूम गुलाम अहमद शाह की पार्टी के साथ वापस आए। मरहूम ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में भी शमूलियत अख्तियार की। तवील अदालत के बाद मरहूम नूरबाग बारामूला में अपनी रहाइश गाह पर मई 2025 को इस दुनिया के पानी से वो रिहाई कर गए। अब दिन ऑनरेबल मेंबर राजा के तो पेश करना चाहते हैं, आपको मौका देने का साथ कौन बोलना चाहता है? हाँ बिल साहब बोलिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपको मशकूर हूँ कि आज की सब्सिडी रेफरेंस पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। शख्सियात हम याद कर रहे हैं, हमारी रियासत के लिए अपनी अपनी जगह रहा है और खूबसूरत अल्फाज में दिखाते हैं। आज जिन शख्सियात को हम याद कर रहे हैं, जैसे आपने खुद उनके बारे में स्टेट फरमाया, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा जी, गुलचैन सिंह कारक जी, श्री सत्यपाल मलिक, दीनानाथ भगत जी, श्री मोहम्मद इकलास खान साहब, मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी। मैं गुलाम नबी शाहीन साहब से शुरू करना चाहता हूँ। इस रियासत की एक मायानाज शख्सियत रही है और अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए वक्त इसको कैसे टिल्ट होता है? सियासी तौर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और शेर कश्मीर के आइडियल के साथ वाबस्ता रहे और कभी भी किसी भी चीज़ पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मुझे याद है कि वो यूथ में काम करते थे तो हमारे इलाकों में नागर साहब, मुबारक गुल साहब और शाहीन साहब आया करते थे और लोगों के जितने भी मुश्किलात होते उनको वक्त की हुकूमत के साथ उनकी नोटिस में ला के एजुकेट करते। और ये सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। 90 में जब यहाँ से हमको निकलना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा, तो उसमें शाहीन साहब भी उन हालात के शिकार हुए जिनमें हम सब उस वक्त शिकार हुए और उनको भी जम्मू में एज ए माइग्रेंट अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। और वो मुसीबत के दिन इतने खतरनाक थे, उनका मैं भी गवाह हूँ। और किस तरह से हम वहाँ पे अपने आप को सहारा देके अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को संभाले हुए चलते थे, वो भी याद है। उसके बावजूद जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पे फिर से जमहूरियत की बहाली के लिए अपने आप को सामने किया, उसमें शाहीन साहब का भी ज़बरदस्त रोल रहा। वो भी साथ रहे और यहाँ तक ही नहीं, बदकिस्मती से एक हादसे में उनको ब्लास्ट किया गया और वो अपनी काम से भी महरूम रहे और ज़िंदगी भर फिर उसी तरह से एक हैंडीकैप की तरह से अपनी ज़िंदगी उन्होंने बदल। इसी तरह रमेश अरोड़ा जी मेरे साथी रहे हैं अपर हाउस में, बहुत ही अच्छे इंसान, नेक इंसान थे। आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के फुट सोल्जर है। इमरजेंसी के दौरान वो भी कैदबंद की मुश्किलात का सामना किया उन्होंने अपने आइडियल्स के लिए, जिस पे वो यकीन रखते थे, उसके लिए उन्होंने लड़ा और एमएलसी बने। लेकिन बदकिस्मती से एमएलसी के दौर में उनके घर में एक हादसा हुआ, उनके बेटे की वफात हुई मेडिकल कॉलेज में, जो हम वफात में बर्दाश्त नहीं कर सके और शायद वही वजह बना कि वो आहिस्ता आहिस्ता इतने परेशान हुए कि बहरहाल हमसे वो जुदा हुए। वैसे तो एमएलसी एक शकीक दोस्त और हमेशा हर एक फंक्शन में बुलाते थे और जो उनका अप्रोच मैंने देखा था भाई बंदी का था, इंक्लूसिव सोसाइटी में यकीन करते थे। हालांकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंग करते थे जिसका बज़ाहिर एक कम्युनल चीज़ है, लेकिन जहाँ तक मैं अरोड़ा साहब को जानता हूँ बहुत ही सेक्युलर थे और हर एक को प्यार करते थे, हर एक को बुलाते थे एक साथ। इसी तरह चाणक साहब का जहाँ तक सवाल है, चाणक साहब का सवाल है, वो रियासत के एक मायानाज सपूत रहे हैं।
कांग्रेस के साथ वाबस्तगी रही। He said the organization which belongs to is a communal organization. आप बोलते वक्त अल्फाज का सही इस्तेमाल करें। अच्छा नहीं लगता है ऐसे दूसरे मैंने तारीफ भी तो की। मैंने तारीफ भी तो की। बस हो गया अब आपका। गुरजंत सिंह चाणक साहब का जहाँ तक सवाल है, वो इस रियासत के वीर भी रहे हैं, कांग्रेस के मायादान लीडर रहे हैं, और जम्मू में डोगरा संघर्ष सभा के प्रेसिडेंट हैं। उनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में इतना है कि उन्होंने खोली जो आज भी है, जो लोगों को, हमारे बच्चों को तालीम से आरास्ता करती हैं, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनकी भी श्रद्धांजलि उनको करना चाहता हूँ, अर्पित करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ हमारे गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी का जहाँ तक जिक्र आता है, उनका एक जबरदस्त अपना एक सियासी कैरियर रहा है, लेकिन जहाँ तक हमारी यादें उनके साथ वाबस्ता है, वो कुछ मिली नहीं। वैसे भी जम्मू कश्मीर के नागरिक एक सीजन यहाँ के होने के नाते जब मैं भी कभी कभी उनको याद करता हूँ, मुझे याद आते हैं, तो कहीं मिला जुला रेस्पॉन्स जहाँ उनका अपना निजी कैरियर सुरक्षा, लेकिन वहाँ तक अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में ऐसे भी गवर्नर उनका रोल कंट्रोवर्शियल, जमहूरियत की यकीन रखने वाले, और ये जो हमारा मुल्क जो कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जमहूरियत का आवाज का जिसको कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे जब हम सत्यपाल मलिक साहब का रोल देखते हैं तो काफी कंट्रोवर्सी से गिरा। उन्होंने फैक्स मशीन का जो उस वक्त इस वक्त जब कोई दुनिया से चला जाता है तो अच्छे ही अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। आपका हो गया ऐसा हो गया, ऐसे वैसे ना आप हम कर दो कुछ बातें यहाँ पर इस वक्त कहने की जरूरत नहीं। जरूर करना चाहता हूँ क्योंकि हम भी आवाज है जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर। मेरे इन साथियों को खबर होना चाहिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है टॉलरेंस। आप इनटॉलरेंट ना बने, जब आपको मुझे खत्म हो गया जी, हो गया मैंने शाबाश हो गई, हो गई, अब आपकी बारी है, आपकी बारी है। इस किस्म की प्रेसिडेंस कभी रही है अब उसमें कि हम अपनी रेफरेंस में इस किस्म के रिवॉर्ड और इस किस्म के डेरोगेटरी वर्ड जो है वो इस्तेमाल करें। मैं आपसे मैं आपसे बात रखता हूँ। पहली बार जो ऐसे गवर्नमेंट जो उनकी बात किया वो प्रेसिडेंट की पहली बार आपको भी तुम्हारी याद करी हो गई। That organization, the organization which Ambassador Arora belong, is a common organization. मैंने कह दिया कि जो लोग कह रहे हैं कोई कंट्रोवर्शियल बात इस मौके पर करनी नहीं चाहिए। आप क्लोज कीजिए इस चैप्टर को। इनकी तकलीफ खत्म हो गई है, इनकी तकलीफ खत्म हो गई। डॉक्टर बनियाल जी बोलिए। नहीं, कोई कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, तशरीफ बोलिए। आज मौका दिया, धन्यवाद। हमारे बीच में जो हमारे साथी जी सत्यपाल मलिक जी, गवर्नर सादत जी, पूर्व मंत्री जनाब भगत जी, MLA जी, जनाब काबुल फहीम साहब, MC जनाब रमेश अरोड़ा जी, MC जनाब मोहम्मद अखबार खान साहब, MC और मोहम्मद सुल्तान साहब। मुझे इनमें से कुछ लोगों के साथ बात करने का मौका मिला।
कुछ नौकरी के दौरान और कुछ एज MLA मैं आदरणीय दीनानाथ भगत जी के साथ शुरुआत करूँगा। उनका 2014 के चुनाव हमने इकट्ठे लड़े, वो हमारे साथ MLA हुए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही एक नंबर कार्यकर्ता, और आपने उनकी के बारे में जो ब्रीफ आपने नोट पढ़ा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन अपनी नौकरी के दौरान भी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट में वो रेंज ऑफिसर के हैसियत से रिटायर हुए और डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा नाम, बहुत मेहनत की। छोटे से परिवार, गरीब परिवार को बिलोंग करते थे और अपने पैरों पर खुद खड़े हुए और एक परिवार खड़ा किया। आज उनको याद करते हुए हमें केवल बड़ा फख्र हमें महसूस होता है कि छोटे से गरीब परिवार में पैदा हुआ एक आदमी जो है वो MLA भी रहा, और पार्टी में सदर होने के नाते जैसे आपने भी अपने कहा कि पार्टी के उस समय में मैं पार्टी में नहीं था, नौकरी कर रहा था, लेकिन एज MLA जो मैंने उनके साथ काम किया बड़े ही वोकल और खास करके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को लेके, और विशेष तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब लोग हैं, SC हैं, ST हैं, बाकी जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनकी बात बड़े काम से रखते थे, उनके बारे में काम भी करते थे। मैं उनको शादी देते हुए उनके परिवार के लिए भी मैं दुआ करूँगा कि कोई इस समय से जो है वो मौका मिले निकलने का। जनाब रमेश अरोड़ा साहब MLC जो हमारे बीच आज नहीं रहे, एज MLC, और मैं MLA था, उनके साथ काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखा भी सर। संगठन में रहते उनके साथ मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट था, और वो एक पुराने एडवोकेट भी थे, और हिंदू रक्षा समिति के दौरान जो उन्होंने काम किए हैं पार्टी के अंदर, आज भी उनको कामों के लिए याद किया जाता है। कोई भी आंदोलन हो, जम्मू की बात हो, कश्मीर की बात हो, तो बहुत बात करते हैं उसके ऊपर, और बड़ा अच्छा उनका टेनर रहा। जैसे बात करी यहाँ पे के मौसम के एक बड़ा ही दर्दनाक उनकी जिंदगी में जो हादसा हुआ, उनका जवान जो है जल्दी इस दुनिया से चला गया। उस हादसे को वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर सके, और उसके चलते बड़ी कम उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। जनाब गुरचैन सिंह चाड़क साहब, जब मैं एज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में काम करता था, उस समय उनके साथ काम करने का मौका मिला। चाड़क साहब कांग्रेस पार्टी से थे और पूर्व मंत्री रहे हैं, और एक हमारे वहाँ स्टडी यात्रा निकलती थी सांबा जिला से, मेरे जिला से ही थे वो। उस यात्रा को जम्मू से निकाल कर शुरू करके प्रमंडल तक लिया जाता था। मैं वहाँ पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्रमंडल था। लगभग 4 साल तक उस यात्रा को मैंने भी वहाँ रिसीव करते थे नियमों के नाते। बहुत ही बड़ी एक धार्मिक यात्रा जो होती थी, और उसका कई सालों से वो उसका आयोजन करते थे। एक सनातन धर्म जो मानते हुए उस धर्म स्थल मंडल जो वैली है, उसमें वो लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। कहीं ना कहीं उस स्थान को जीवित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पॉलिटिकल जो उनका अपना कैरियर रहा है वो अलग बात है, लेकिन एक यही कहूँगी धार्मिक जो मसलों में जो दोगला सदर सभा की तरफ से वो एक निकालते थे छड़ी यात्रा, मैंने उनके वहाँ काम किया है। बाकी सभी लोगों में यहाँ जिक्र हुआ है, सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर हैं, अपने गुलाम नबी शाहीन साहब, सरदार मोहम्मद अखलाक साहब, मैं जिनको जानता नहीं हूँ, मोहम्मद सुल्तान पुरी साहब, इन सभी जो शख्सियत हैं, सभी जो महानुभाव, सभी महापुरुष हैं, उनको मैं प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अपनी कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, और उनके परिवार के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो इस हादसे से बाहर निकले, उनको ये हादसा जो बर्दाश्त करने की शक्ति दे। आपका बहुत थैंक यू। गुलाम अमीर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये जो राजनीति की तारीख आपने डिटेल हाउस में पेश की, जो MLCs और सतपाल मलिक साहब में आपने डिटेल की सारी जिंदगी के बारे में यहाँ हाउस को डिफाइन किया। इसमें मोहम्मद सुल्तान पुरी साहब, जिनकी आपने लास्ट में जिक्र किया, इनके साथ कुछ टाइम तक हमें काम करने का मौका मिला। जैसे आपने
बताया कि बहुत ही नेक इंसान थे और बहुत संजीदा सियासी कारकुन थे। इखलाक साहब के बारे में सुना है मगर बहुत ज़्यादा हमारी वापसी नहीं रही है। रमेश अरोड़ा जी भी जैसे बताया कि आपने कहा तो एक समाजी कारकुन, शायद जहाँ भी वाबस्तगी थी मगर एक समाजी कारकुन। और शाहीन साहब से मुलाकात हुई है, उनसे वाबस्तगी रही है इसी पीरियड में। वो बहुत ही अब्दुल अजीज नेता थे अपने इलाके के। दीनानाथ मगर जो बताया गया जैसे वो ऑफिसर बनते थे, उसके बाद राजनीति में आए, भाजपा में ज्वाइन किया, चुनावी से वो विधायक चुने थे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे। और बाद में जब हाउस डिजॉल्व हुआ 14 का, उसके बाद कांग्रेस में उसने ज्वाइन किया और एक अच्छी पहल उसने की अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर एक्सपेक्टेशन ये थी कि अल्लाह ताला उसको इतना शॉर्टकट नहीं करता तो एक अच्छा सुलझा हुआ आदमी था, जैसे बाकी साथियों ने बताया। हमारे गुरचेन सिंह चाणक जी एक बहुत बड़ी टाउरिन पॉलिटिकल फिगर रियासत में रहे, सामाजिक कारकुन भी रहे और ये यहाँ की कल्चरल विरासत चाहे वो डोगरा सभा के रास्ते से या अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा कीन इंटरेस्ट उनका सारी जो रियासत का हमारा गहवारा है उसका साथ देते हैं। आपने बताया कि एमएलसी भी रहे, बाद में मिनिस्टर भी रहे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हाईएस्ट फोरम के वो मेंबर भी रहे 5 साल, जनरल सेक्रेटरी रहे, महाराष्ट्र और बिहार के इंचार्ज भी रहे, बाद में पंजाब का भी कुछ टाइम उनको मौका मिला। पर अदरवाइज वो एक अच्छे समाजी कार्य के साथ साथ अच्छे एजुकेशनिस्ट, मतलब जितना उनका कंट्रीब्यूशन है नई जनरेशन को एजुकेशन दिलाने में, मैं समझता हूँ कि वो भी एरिया उनका रायदान नहीं होना चाहिए। और एक सीनियर साथी होने के नाते फिरोजी के साथ काम किया। जहाँ तक हमारे सतपाल मलिक जी जो हमारी रियासत के गवर्नर रहे, आखिरी गवर्नर फिलहाल, पूरा आपने बता दिया, हम उसको एनोर्स करते हैं कि इनकी जो स्टूडेंट लाइफ से जो इनका प्रोएक्टिव रोल रहा है, वो किसी भी पार्टी में रहे हो, कहीं से भी कूद के आया, मगर बुनियाद उनकी एक किसान की कैपेसिटी रही। और जिस भी ओहदे पर रहे, जहाँ पर भी रहे, तो वो जितना अपने फार्मर्स के लिए वो सरजमीन का असर भी था, बागपत से वो बिलोंग करते थे, तो वो किसानों का एक तो एपिसेंटर था। पूरे देश में किसानों की जो लहर निकलती थी, किसानों की जो आवाज़ निकलती थी, वो बागपत से निकलती थी आज तक। ऐसे में उनका पूरा जो जीवन रहा है वो किसानों के हित के लिए रहा है। ये अलग बात है कि बीच में उनको सरकारी ओहदों पर भी रहने का मौका मिला, यहाँ तक कि लास्ट गवर्नर यहाँ पर रहे। और मैं तो दूसरे लफ्जों में कहूँगा, जो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को जिस तरह से रहा कि हम कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल रहा, या मतलब जो एक गवर्नर का रोल होना चाहिए था, जितनी वफादारी के लिए उसने ये रोल मिलेगी, उतनी वफादारी उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर फिर नहीं मिलेगी। जैसे कहावत है कि दुनिया में ही आदमी को अच्छे और बुरे का हिसाब किताब होता है, मगर जिस प्लेटफॉर्म पर जिस क़यादत के तहत में उन्होंने वो सारे काम अंजाम दिए थे, और इसी दुनिया में हमने देखा कि आखिरी पड़ाव उनका सही बात दुनिया देश के सामने रखने के लिए उनको कितना भुगतना पड़ा,
यहाँ तक कि जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी उनका मतलब किस तरह से गुजरा वो हम सबके सामने। तो खैर कुल मिलाकर एक हर दिल अजीज इंसान थे, ओपन स्पोकन थे, उसका उनको बहुत बार चाहे फायदा भी हुआ होगा जाती जिंदगी में, मगर बहुत नुकसान भी उनको उस ओपन स्पोकननेस का उठाना पड़ा जो हमारे सामने। मैं इन सारे साथी को हाउस के साथ मिलकर आपकी खिराज अकीदत की उस तहरीक को लेकर जाती तौर और अपनी पार्टी की तरफ से इन सारे लोगों को खिराज का अकीदत पेश करता हूँ और इनके लवाकिन के साथ में हमदर्दी का इजहार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रेडी अहमद नायक साहब। स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ये जो कमीशन रेफरेंस है उस पर बोलने के लिए। जो हमारे पास लिस्ट है उसमें पहला ही नाम सैफाल मलिक जी का है। सैफाल मलिक जी के लिए 88 से लेकर बड़े मशहूर हुए थे जब पार्लियामेंट में विश्वनाथ प्रताप सिंह उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर, पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे। कांग्रेस के अंदर ये तहरीक चली। मैं सिकंदर की बात नहीं कर, वो सिकंदर बड़ा मशहूर हुआ था, वो उसमें वो भी फैसला किया, वो पार्लियामेंट हाउस के लीडर द्वारा की बात नहीं, उसमें बड़े मशहूर हुए थे। यंग ग्रुप के नाम से जाने जाते थे पार्लियामेंट में। अपने वो के तिवारी, सरपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के साथ भी उनकी बड़ी बात हुई है। यहाँ पे लेट हमारे चीफ मिनिस्टर मोहम्मद सईद के साथ भी रहे हैं। वो सब जो कैबिनेट हुई थी हमारे मोदी साहब होम मिनिस्टर थे, तो ये भी एक बड़े बात है। जब आप कहते हैं कि खराज अकीदत के लिए उठे हैं, तब ऐसी कोई बात जबान पे नहीं लानी चाहिए जो उसके उनके शायद हमारे खिलाफ किसी भी के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जब अकीदत की बात आई तो वहां से वो नेगेटिविटी को भूल जाए। यही इखलाक है, यही होना चाहिए कि आदमी की जबान से शीरी नहीं निकल जाए। इख्तिलाफात हो सकते हैं इनमें से किसी भी के साथ, लेकिन अब वो अनजानी हो गए, मालूम हो गए, हमें अच्छी अच्छी बातें दूसरे नाम जो है वो उनसे संचारक अपनी राजपूत बरादरी जम्मू के निवासी मौजूद को ताव देने वाले बंदे, शुद्ध और साफ बात कहने वाले बंदे। मिनिस्ट्री भी उनकी अच्छी रही है, अपनी बरादरी के लिए, अपने रीजन के लिए अच्छा काम किया है। हम उसको उस बात के लिए खराज की दरपेश हैं। दीनानाथ भगत जी हैं, इनमें मैंने उनका पहली बार नाम सुना है। जाहिर सी बात है, अच्छे बंदे होंगे तो हम चाहेंगे कि उनके बारे में भी अच्छा बोले। गुलाम नबी शाही साहब को मैं दादी को से जानता हूँ, अपने सागर साहब के गरीबी लीडर हैं। मुझे वो दिन की याद है जब उनका वो ब्लास्ट में वो टान उस वक्त 1994 का जो वाक़ा हुआ था, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से बढ़ गए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम मेरे वालिद साहब की तरह बड़ी कसम खुशी के निकाले, क्योंकि आपको पता है जब किसी को भी गोली लगती है ब्लास्ट तो उसका तकलीफ वही जानता है जिनके घर में ऐसा कोई पेशेंट हो। एक साबरमेंट के आदमी जब भी बोलते थे नफीस की जबान अच्छी, मैंने हमेशा उनको देखा अच्छी बोल, अच्छे अल्फाज की जबान से किसी के बारे में भी मैंने उनका बुरा कहते हुए सुना। रमेश्वर जी जम्मू के, मैं उनको भी जानता हूँ क्योंकि वकालत के पेशे से वापस थे। मेरे वालिद साहब भी वहाँ जम्मू में, हमारा जम्मू आने जाना बहुत हुआ और मैं इससे पहले डिपार्टमेंट का मुलाजिम था, लिहाजा उनकी वकालत आला तरीन जो जम्मू कश्मीर के जितने भी मुगला जिनमें बड़े बड़े नाम आते हैं तो उनमें इनका भी नाम और जो कुतुब पे वकालत में पे लिखी है वो भी शामिल है। एक नाम महाज साहब, इनको भी मैं जानता नहीं हूँ, अल्लाह को
आपने बताया कि मजहबी मजहबी तालीम समाजी इस्लामी मजहबी का बड़ा रोल रहा है, अल्लाह उसको भी मदद करे। और दुख की बात हुई कि मोहम्मद पीड़ित पूरी का नाम पहले नहीं है, आज सुबह ही हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आई सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से कि आला तरीन लेजिस्लेटर सत्तर से 77 साल आपकी रहमान माइंड में तो 77 में आपके साथ रहे, एक खुशगला शक्ल इंसान हसमुख, उनका नाम मुझे पता नहीं क्या वजह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सब जानते हैं कि ये यहाँ से इसी साल गुजरे, उनका नाम है। तो जब आपने चीफ सेक्रेटरी साहब को हिदायत, मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन उस पर देखेंगे कहाँ पे ये मिस हुआ है उसका, तो आपने ये कोई अपना डिसीजन ले सके। मैं चाहूँगा कि इस असम्बली का भी तकदस वहाँ हो जाएगा कि लोगों को भी पता चलेगा कि बाकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने रूल को उस पर कार्रवाई कर रही है। बाकी हमारी दुआ है सब भाइयों के लिए जो यहाँ से गए हैं और दुआ सदा करें, जन्नत से दो सदा करें। और आखिर में एक गुजारिश मैं करूँ आपसे ना, हम हर इलाके से चुने हुए बंदे चाहे किसी पार्टी के साथ अपने अपने इलाकों के लोगों को अपने एमएलए के साथ उम्मीदें वाबस्ता हो, क्योंकि यही हाउस है जहाँ हम अपनी बात अपनी जो हमारे मिनिस्टर साहबान हैं गवर्नमेंट है उनके सामने उठा सकते। लेकिन मैं पहले क्लियर एक बात करूँ, कोई लेजिस्लेटर जो पैटर्न जिसको हम कहते हैं जो बाहर उसका एटीट्यूड चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों के साथ या गवर्नमेंट उनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन हमारे महराज अली साहब अगर स्पीकर साहब ऐसा हो, ये भी अपने इलाके के उम्मीदवार जो कुछ उन्होंने किया मैं उसका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक बात में यकीन रखता हूँ ब्यूरोक्रेसी चाहे वो भी हम में से हैं, डीसी साहब हो, एसपी साहब हो, तहसीलदार साहब हो, बीडीओ साहब जो भी हो है, तो एग्जीक्यूटिव साइड से हम सीआर पोलिटिकल हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज उनके साथ मिलने जुलने का या अंदाज उनके खिलाफ के अंदर होना चाहिए। कानून उसमें अपना रास्ता तो दे ही देंगे, लेकिन जनाब मैंने आपसे पूछा, मैं चाहूँगा जनाब अगर मलिक साहब को भी बुलाया जाए। थैंक सर। डॉक्टर राजेश्वर सिंह के साथ आज इस मौके पे जो हम महान लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं, आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। स्पीकर साहब मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कुर्सी और ये सियासत कभी परमानेंट नहीं, जो लोग आज हमारे बीच में नहीं है कभी इस हाउस की शोभा बढ़ाया आज हमारे आपका मैं कुछ नहीं का उनका काम और उनका काम हमें इस हाउस में उनकी सारी बातों से प्रेरणा लेके हमें अपने काम की तरफ बढ़ना चाहिए। जितने महान लोग जिनका नाम यहाँ पे आया है, मेरा उनके साथ आज कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन कुछ पल हैं जो कुछ यादें हैं जो इनके साथ मैं साझा करना चाहूँगा। हमारे गुरचैन सिंह चालक साहब जब भी इनको देखते थे तो एक पहचान, डोगरा पहचान नजर आती, उनकी पगड़ी से, उनके पहनावे से और उनकी बोली से। उन्होंने जम्मू को हमेशा रिप्रेजेंट किया, अपने डोगरों को रिप्रेजेंट किया और अपनी कम्युनिटी राजपूत कम्युनिटी को बड़े दमदार तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। जिस भी पार्टी में रहे, जहां पे भी रहे, जिस संगठन में रहे और जहां पे भी मौका मिला अपने लोगों की खिदमत इन्होंने ईमानदारी से की। आज जब जम्मू में बिहार दिवस मनाया जाता है और कई दिवस मनाया जाता है तो शायद उनकी कमी महसूस होती है कि कोई डोगरा दिवस मनाने वाले लोग भी हमारे यहाँ पे हुआ करते। ऐसे लोग जो हमारे समाज से पिछड़ गए, शायद आने वाले वक्त में ऐसे लोग होंगे या ना होंगे, लेकिन उनकी प्रेरणा से हमें आगे समाज में जरूर बढ़ना चाहिए। हमारे गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी, जब मैं नराचल में हुआ करता था तो हमारा एक प्रोटेस्ट हुआ, काफी लंबा प्रोटेस्ट चला था। उस वक्त वो गवर्नर थे और उस समय हमारी स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक चल रही थी, तो हमारी हंगर स्ट्राइक उन्होंने खत्म कर पाई। उस समय अटैक हुआ था श्रीनगर में, जो अटैक हुआ उनका एक फोन आया हमें और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं और आपकी तरफ से मैं बैटिंग जरूर करूंगा,
लेकिन इस समय देश हित के लिए ये स्ट्राइक को खत्म कर दीजिए। उनके ये शब्द सुन के हमने स्ट्राइक खत्म कर दी। आखिरी जिंदगी के आखिरी वक्त में जिस तरीके से वो रहे, जिस ईमानदारी से, जिस सच्चाई से उन्होंने किसानों की बात की, जिस ईमानदारी से, सच्चाई से उन्होंने हर एक बात को खुले तौर से रखा और हॉस्पिटल में आखिरी वक्त तक वो बोलते रहे, शायद उस सच का उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी छोड़ा। लेकिन वो सच से जैसे उनका नाम है वैसे उनका चरित्र भी रहा। सच बोलने की कीमत उनको चुकानी पड़ी, लेकिन वो उस रास्ते से हटे नहीं। श्रीनगर में अटैक हुआ, उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात खुल के दमदार तरीके से रखी, उसके ऊपर बहुत कुछ उनको सहन करना पड़ा, चाहे वो किसानों की बात थी, हर एक बात को खुल के रखते हैं। आखिरी वक्त उनका किस तरीके से गुजरा हम सब जानते हैं। मैं भगवान से यही, बाकी जितने लोग हैं मेरी उनसे ज्यादा कभी तालमेल नहीं हुआ, कभी उनके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जितने लोग हैं जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको स्वर्ग में जगह मिले, उनको जन्नत नसीब हो, और हम सभी लोग मिलके एक उनके काम से, उनके चरित्र से प्रेरणा लें और इस हाउस को अच्छे से चलाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, और जो आपने जो एक राजा जो पेश की, और आपने तफसीलन बताया कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में। जहाँ तक उससे पहले मैं अपने साथी नौजवान था, मेरे साथ चल रहा था 77 में, 75 में, तब हमने हमारी स्टडी सर्कल बनाया। चाहते थे कि हमारे समाज में एजुकेशन अडॉप्ट करें हमारे बच्चे, इसलिए अवामी स्टडी सर्कल अवाम की बड़ी उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें थी, मेरे साथी सागर साहब, लेकिन उसमें थे हमारे बहुत सारे जवान। और एक टाइम आया जब हमने कन्वर्ट किया अवामी स्टडी सर्कल को यूथ फेडरेशन। यूथ फेडरेशन शेर कश्मीर बीमार थे, तो हमने सारी ये तहरीक जो चलाई यूथ फेडरेशन के हवाले से, एक लोन था वो जनता लोन था, और शाहिद साहब शान हमारे साथ थे, काम करते थे, और मेरे साथ तंजीम में एजुकेशन बड़ी ईमानदारी से अकाउंट्स को रखना, खर्च रखना, कहाँ क्या हो गया वो इस तरह से देख रहे। उसके बाद वो सवाई और यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर बने, जब हमने रिकॉर्ड किया कि अब यूथ को तोड़ेंगे, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएंगे, और वो सब के साथ वो उसमें हमारे सदर बने, और बाद में उन्होंने बात सूबाई सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा काम, और उन्होंने उस दौर में जब चलना ही मुश्किल था, और हम ग्रेनेड अटैक्स वगैरह माइंस करते थे, और अपनी तंजीम के लिए वो काम करते थे। उसके बाद वो अपर हाउस के बाद लगे रहे, और वहाँ भी उन्होंने शानदार तरीके से रोल अदा किया, लोगों की बात की, टेक्निकल लोगों की बात की, आवाम की बात की, रियासत की बात की, लोगों की तर्जुमानी की, और जो उन्होंने अपना रोल अदा किया। बदकिस्मती से हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो हमारे डिफरेंट पार्टीज के बहुत सारे शहीद हो गए मिलिट्री में, और वो भी शिकार हो गए माइन जा रहे थे रास्ते में, माइन उनको से गाड़ी के जख्मी था, और उसके बावजूद एक काम न होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं आ रही, उनमें कभी हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत नहीं आ रही, और चलते। और मैं अपनी साथियों की तरफ से, तंजीम की तरफ से, उनके खानदान को, उनके लवाकिन को, उनके बच्ची को, उनके बच्चों, हम यहाँ उनके साथियों में बराबशी किया। दूसरा सरकार बनी थी, तो ये हम कश्मीर के तवारीख में ऐसी वोट काफी आई, अलहद की तवारीख में तवारीखदार लिखते हैं, न यहाँ हमें कहने की जरूरत है, वो लिख रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज याद आती है, उनका लंबा
पॉलिटिकल सफर को हमने बता दिया। जब उनके पास गए उस वक्त में मैं भी था, उमर साहब भी थे और हमारे साथी भी थे। हमने कहा कि ये खोज क्यों आ रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा। अब मैं बता रहा हूँ तो इतना मैं कहूँगा कि मैं उसका ये रियासत का, जैसे कि शहनशाही अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जब उसने यहाँ के रियासत के उस वक्त के शहनशाह हमारे यहाँ से हम खातून और चक को बुला के दिल्ली में बात किया, लेकिन हमारे बात में वो भी लिखा कि जिस तरह से हमारी रियासत अब टूट गई, एक कितना ताकत है कलम में। पहले जमाने में झोंके से ये मुल्क हासिल किए जाते थे, लेकिन आज के दौर में कलम के एक लोग से जुम्मन की ताकत की वजह से ये रियासत को ही और मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मेरे बीजेपी के दोस्त नाराज हो जाएंगे, मैं तुम्हारी गाल में छोड़ वो नहीं करेंगे, वो दे देंगे आपका रिपोर्ट। 40 साल की बात मेरे वजाती आपको एक बात बताऊंगा। एक दिन मुझे वर्क्स मिनिस्टर थे वो, तो मैं कभी ज्यादा जल्दबाजी नहीं होता हूँ, बर्दाश्त करना चाहिए, अल्लाह ने रहम किया मुझे। मैं उस दिन मैं बड़ा शोर किया, मैं वहाँ आया तो पहली बार मैंने धरना दिया फुल बच्चे नंबर। एक चीज से मैं नहीं कर सकता रहा कि मेरे इलाके से वर्क्स मिनिस्टर वो आए थे, तो मैंने प्रोटेस्ट किया, फिर मुझे बाहर मिले और ये शानदार काला साहब ने उससे भी एक्सपेक्ट किया और मुझे भी वही चीज दे जो उसने किसी और कॉन्फ्रेंस में दी, एक ब्रेक। मैंने उनके नकल भी किया, मुझे बुलाता था, सब तरीके से बोलता था, उसका लहजा इतना ये नर्म। उसके बाद उसे मुझे डोगरा सभा में बुलाता था मुझे, और मुझे वहाँ डोगरी पगड़ी लगाता था, मैं शानदार तरीके से कुछ पहनता था, लेकिन मैंने नकल की। जब मैं कश्मीर आया, मैंने कश्मीरी दस्तार का रिवाज अपनी वॉलेट में उसको लगाना शुरू किया। जब ये डोर चेक करते मैंने कहा ये मैंने कश्मीरी दस्तार लगाया, तो इसको भी याद किया था, लेकिन ग्रेट। तो ये नहीं कहा कि इसने मुझे धरना किया 1 घंटा, तो मुझे नहीं करना बाहर के इलाके का, मैं आपको भी ये प्लीज दे दूंगा जैसे जहाँ तक हमारे रिजनपुरी साहब हमारे आपने कहा कि हो सकता है